वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वर के प्रकार, व्यंजन और व्यंजन के प्रकार हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन में ही घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा लो हेडिंग, घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके आधार पे व्यंजन को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला अघोष, दूसरा सघोष या घोष। दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए अघोष क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें ऐसे वर्ण आएंगे जो कि हम उच्चारित करेंगे तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का, देखिए 5 वर्ग होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में आपके 5-5 वर्ण आते हैं। और इसमें यही बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, उसी प्रकार इसमें भी च वर्ग में भी च, छ, और ट वर्ग में भी ट, ठ, और इसमें त, थ, प और फ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है, और उसमें व्यंजन में आपका तीनों स और एक ह होता है ना, लेकिन ह अघोष में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसको रखा गया है सघोष में। पहले हम अघोष को समझते हैं। ठीक है, आगत व्यंजन फ। ठीक, अब देखिए सघोष क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, इसमें ऐसे वर्ण आएंगे कि अगर हम उसे उच्चारित करेंगे तो हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होगा? कंपन होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। जैसे कि समझने के लिए क वर्ग है ना, क ख ग घ ङ, इसमें तीसरा वर्ण कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा ये है, चौथा और पांचवा। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार च वर्ग में भी क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वर्ण होगा ना च वर्ग में, तीसरा क्या होगा? ज होगा, फिर झ होगा, फिर य होगा। ठीक है, ट वर्ग में क्या होगा? ट, ट, ठ, ड हो जाएगा, ड से डमरू, ढ और अड़। ठीक है, उसी प्रकार हम कर लेंगे। ठीक है, और इसमें उष्म व्यंजन का ह आता है। अघोष में उष्म व्यंजन का ये तीनों स आ जाएंगे, लेकिन इसी का ह किसमें आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य, ल, ल, व, यह आपके सघोष में आ जाते हैं। और सभी स्वर आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। और इसको याद करने का और एक तरीका है, जैसे पहला और दूसरा वर्ण है ना, तो आप 12 याद कर लीजिए। कहने का मतलब पहला और दूसरा वर्ण आएगा तो ये आपका क्या होगा? अघोष होगा। और सघोष में क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 345 याद रख लीजिए। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा? सघोष होगा या घोष होगा। ठीक है, और इसमें उष्म व्यंजन का ह, अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और इसमें आगत व्यंजन छूट गया था, ये ज होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ज के नीचे इधर इसको नुक्ता कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आगत व्यंजन। ज किस में आएगा? आपका सघोष में आएगा। और यह फ जो है आगत व्यंजन किस में आएगा? अघोष में आएगा। ठीक है, ज और फ दोनों क्या है? आगत व्यंजन है आपके। ठीक है, लिख लीजिए इसको। हम लोग भूसत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया है, और आगे हम लोग देखेंगे प्रणत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए प्रणत्व के आधार पे व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका अल्प प्राण, दूसरा है आपका महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण का परिभाषा देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और
पंचम वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है प्रत्येक वर्ग का, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क वर्ग में देखिए क ख ग घ 5 वर्ड आएंगे ना, इसमें देखिए पहला, तीसरा और क्या है आपका पांचवा, ये क्या होंगे? आपके अल्प प्राण होंगे। ये ऐसे वर्ड है जब हम उच्चारित करेंगे तो हमारे मुख से बहुत कम हवा निकलती है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? अल्प प्राण है। उसी प्रकार च वर्ग में 5 वर्ड आ गए ना, तो इसमें का भी पहला, तीसरा और पांचवा। उसी प्रकार हम प वर्ग तक ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। अल्प प्राण में ही आपका अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, य र ल व, ठीक है। और ड्र इसमें आता है। ड्र को हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन आपके दो होते हैं ना, ड्र ड्र, लेकिन इसमें केवल ड्र ही आता है और ढ उसमें चला जाता है, ठीक है। इसमें कम मात्रा में हवा निकलती है और ढ में ज्यादा मात्रा में हमारे मुख से हवा निकलती है, इसलिए इसे महाप्राण में रखा गया है, ठीक है। अब इसको समझिए। महाप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है, वो क्या होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। देखिए जैसे कि प्रत्येक वर्ग का ना, क वर्ग में आपका क्या हो जाएगा? क वर्ग में क ख ग घ अंग हो जाएंगे ना, तो इसमें का दूसरा ख और चौथा क्या है? घ। ये दो ऐसे वर्ण है जब भी हम उच्चारित करेंगे तो हमारे मुख से ज्यादा मात्रा में हवा निकलेगी। उसी प्रकार हम प वर्ग तक कर लेंगे, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण हो जाएगा। और उसमें व्यंजन में स, तलावी स, मूर्धावी स, दांती स और ह आपका हो जाएगा, ठीक है, महाप्राण। और उत्क्षिप्त व्यंजन का ये जो ढ है आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। अल्प प्राण में कम मात्रा में हमारे मुख से हवा निकलती है और महाप्राण में ज्यादा निकलती है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए आप। प्राणत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण हमने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान। देखिए कंठ, कंठ से क वर्ग बोले जाते हैं, ठीक है। क ख ग घ अंग और ह कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से, ठीक है। तालु, तालु यानी जीभ, जीभ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? च वर्ग। च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं ना, सभी तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। और ये आपका तलावी श। और मूर्धन्य, मूर्धन्य से ट वर्ग। ट वर्ग जब भी हम बोलेंगे ना ये ट वर्ग, तो मूर्धन्य से बोलेंगे। ट कहते हैं क्या हो रहा है? जो हमारा जीभ है ना, ऊपर वाले छत से क्या हो रहा है? टच कर रहा है ना ऊपर वाले छत को, तो वो आपका क्या है? मूर्धन्य है। तो और ये आपका मूर्धनी से होता है। और दंत से त वर्ग, त थ द ध न, दंत यानी दांत, ठीक है। ओष्ठ से प वर्ग, प वर्ग में आपके ये पांचों वर्ण आ जाएंगे, प से लेके म तक। और वत्सर्य, वत्सर्य यानी दांत प्लस मसूड़ा दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। ये देखिए दांती श होता है ना ये, और ये र और ल, जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे तो वत्सर्य से करेंगे, यानी दांत प्लस मसूड़ा दोनों का प्रयोग होगा। और इसे दंत मूल भी कहते हैं, ठीक है। और दंतोष्ठ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। वह क्या है? आपका दंतोष्ठ है, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए। दोस्तों हम लोग वर्णमाला आज कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर हम मिलते हैं आपको। धन्यवाद।